नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी धरती की बात करने वाले हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक राज्य नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक जिंदा तहजीब है। एक जमीन जिसे दुनिया सभ्यता का पालना कहती है। और बुद्ध और महावीर की भूमि के नाम से भी जानती है। जी हाँ, आज हमारी चर्चा का केंद्र है बिहार। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ इस गौरवशाली इतिहास को दोहराना नहीं है। हम बिहार की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को खास तौर पर बीपीएससी, बीएसएससी और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आज की ये जो हमारी गहरी पड़ताल है, ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस मिट्टी का भविष्य बनना चाहते हैं। और इसके लिए इसके अतीत को समझना तो बेहद जरूरी है। सही कहा। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को समझने और उस पर गर्व करने का एक माध्यम है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। जब हम कहते हैं संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एकदम सरल भाषा में संस्कृति यानी लोगों के जीने का तरीका। इसमें उनकी भाषा आ गई, उनके त्योहार, कला, खान पान, रीति रिवाज, सब कुछ। ठीक है। और सांस्कृतिक विरासत वो है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। इसमें वो इमारतें भी हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, और वो परंपराएं भी जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ये परिभाषाएं बिहार के मामले में इतनी खास क्यों हो जाती हैं? खास इसलिए क्योंकि बिहार दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां ये सांस्कृतिक धारा हजारों सालों से बिना रुके बह रही है। अच्छा। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक जिंदा परंपरा। मतलब यहाँ इतिहास सांस लेता है। बिल्कुल। वाह। इसी जिंदा परंपरा की वजह से शायद बिहार को भारतीय सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। हमारे स्रोतों में भी इसका जिक्र है। मगध साम्राज्य, जिसने भारत के पहले महान एम्पायर्स की नींव रखी, वो यहीं तो फला फूला। भारत का केंद्र बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे ठोस भौगोलिक और आर्थिक कारण थे। सोचकर देखिए। जैसे कि एक तरफ गंगा और सोन जैसी नदियां, जो उस समय के लिए समझिए नेशनल हाईवे थीं, व्यापार और सेना की आवाजाही का सबसे बड़ा रास्ता। ठीक है। दूसरी तरफ पास में ही छोटा नागपुर के पठार से मिलने वाला लोहा, जिससे उस युग के सबसे आधुनिक हथियार बनते थे। और जमीन भी उपजाऊ थी। बिल्कुल। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन जो इतनी फसल देती थी कि एक बड़ी सेना और बड़े बड़े शहरों का पेट भरा जा सके। इन सब ने मिलकर मगध को भारत का पहला सुपर पावर बनने का प्लेटफॉर्म दिया। ये तो कमाल का इंसाइट है। मतलब ज्योग्राफी ने हिस्ट्री को शेप किया। और ये तो सिर्फ राजनीतिक ताकत की बात हुई, आध्यात्मिक तौर पर भी तो ये जमीन एक केंद्र थी। बिल्कुल। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की जड़ें यही हैं। दुनिया जब ज्ञान के लिए अंधेरे में भटक रही थी, तब यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी। नहीं, ये ग्लोबल नॉलेज हब्स थे, जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। और पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र शहर, जिसे आज हम पटना कहते हैं, वो प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और संशोधित शहरों में से एक था। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी। तो अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये जो उपनाम है, बुद्ध और महावीर की भूमि या पूर्वी सभ्यता का पालना, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे सवाल है। एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि मौर्य और गुप्त काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन कैसा था, उस समय की कला कैसी थी, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। हाँ, ये टैगलाइन आपको इतिहास की उस गहराई में ले जाने का एक दरवाजा है। ये तो हुई बिहार की एक बड़ी पहचान की बात। लेकिन इस बड़ी पहचान के अंदर भी तो कई रंग हैं, कई क्षेत्रीय विविधताएं हैं। बिल्कुल। हमारे रिसर्च में एक बड़ा दिलचस्प मेमोनिक यानी याद रखने का एक फॉर्मूला दिया गया है, MMBA। हाँ, और ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम का है। MMBA। M से मिथिला, दूसरा M से मगध, B से भोजपुर और A से अंग। ये 4 बिहार के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। और हर क्षेत्र की अपनी एक अलग खुशबू, अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल। ये मिलकर बिहार का गुलदस्ता बनाते हैं। तो चलिए इस MMBA को एक एक करके खोलते हैं। पहले M से शुरू करते हैं, मिथिला। मिथिला का नाम आते ही जहन में 2 चीजें आती हैं। एक तो मैथिली भाषा की मिठास
और दूसरी मधुबनी पेंटिंग के रंग। बिल्कुल सही, लेकिन मिथिला सिर्फ मधुबनी पेंटिंग तक सीमित नहीं है। ये ज्ञान और साहित्य की भूमि रही है। महाकवि विद्यापति की रचनाएं आज भी यहाँ के लोक गीतों में जिंदा हैं। हाँ। यहाँ की एक खास परंपरा है, पाग यानी पगड़ी। ये सिर्फ सिर ढकने की चीज नहीं, बल्कि मिथिला के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। अच्छा, और मिथिला मखाना को तो अब जीआई टैग भी मिल चुका है। बिल्कुल, जो इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। मधुबनी कला तो अब एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म बन चुकी है, लेकिन इसकी जड़ें आज भी मिथिला के घरों की दीवारों और आंगन में है। मिथिला की इस सांस्कृतिक समृद्धि से अब हम दूसरे एम यानी मगध की तरफ बढ़ते हैं। ये तो वो इलाका है जिसकी ऐतिहासिक धमक सबसे ज्यादा रही है। बिल्कुल, मगध वो राजनीतिक केंद्र था जिसने भारत को एक सूत्र में पिरोया। यहाँ की भाषा मगही में आपको पाली और प्राकृत की झलक मिलेगी। वही भाषाएं जिनमें बौद्ध और जैन धर्म के शुरुआती ग्रंथ लिखे गए। अच्छा। आज भी जब आप राजगीर, बोधगया या पटना के आसपास घूमते हैं तो आपको हर कदम पर मौर्य और गुप्त काल के निशान मिलते हैं। तो मतलब मगध का इतिहास सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का शुरुआती इतिहास है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मगध के इस ऐतिहासिक शक्ति का केंद्र से अगर हम पश्चिम की ओर चलें तो हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जिसकी सांस्कृतिक धमक आज पूरे देश में सुनाई देती है। भोजपुर। भोजपुर। हाँ, भोजपुरी और भोजपुरी भाषा की ऊर्जा ही अलग है। लेकिन आज जो हम भोजपुरी सिनेमा या संगीत में देखते हैं, उसकी गहरी जड़ें यहाँ की लोक परंपराओं में हैं, खास तौर पर विदेशिया लोक नाट्य में। भिखारी ठाकुर का विदेशिया। हाँ, जिसे भिखारी ठाकुर ने रचा था। और विदेशिया की बात करें तो ये सिर्फ एक नाटक नहीं था। हाँ। ये उस दौर के समाज का एक आईना था, है ना? बिल्कुल। भिखारी ठाकुर ने इसके जरिए उस दर्द को आवाज दी जो पलायन की वजह से पैदा होता था। वो मर्द जो काम के लिए घर बार छोड़कर कलकत्ता चला जाता था और पीछे गांव में अकेली रह रही औरत की जो व्यथा थी, उसे विदेशिया ने मंच पर जिंदा कर दिया। तो ये मनोरंजन से कहीं ज्यादा एक सामाजिक दस्तावेज है। निश्चित रूप से। आज का भोजपुरी सिनेमा उसी जमीन से उपजा है, भले ही उसका रूप काफी बदल गया हो। और अब एमबीए के आखिरी पड़ाव पे आते हैं, ए यानी अंग। अंग, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र। यहाँ की भाषा अंगिका है। हाँ। और यहाँ की कला का एक बहुत ही अनोखा रूप है, मंजूषा कला। मंजूषा कला, जिसे स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं, इसकी अपनी एक पूरी पौराणिक कहानी है। बिहुला विषहरी की लोक गाथा। हाँ, उसी पर आधारित है। इसके बनाने का तरीका, इसके रंग, सिर्फ 3 रंगों का इस्तेमाल, और इसकी नैरेटिव स्टाइल इसे मधुबनी से बिल्कुल अलग बनाती है। तो ये कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। नहीं, ये एक कहानी कहती है। ये दिलचस्प है कि मंजूषा और मधुबनी दोनों कलाएं बिहार में इतनी करीब होकर भी अपनी पहचान में कितनी अलग हैं। बहुत गहरा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर तो ये दोनों बिल्कुल अलग दिखती हैं। मधुबनी में ज्यादातर ज्यामितीय पैटर्न और देवी देवताओं का चित्रण है, जबकि मंजूषा एक ही कथा बिहुला विषहरी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। हाँ, एक बात कॉमन है, ये दोनों लोक कलाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बेटी को सिखाई जाती रहीं। ये महलों की कला नहीं, आम लोगों के घरों की कला है। शायद इसीलिए दोनों ने अपनी मौलिकता को इतने सालों तक बचाए रखा। बिल्कुल। ये विविधता सच में कमाल की है। अब अगर हम इस पूरी विरासत को देखें तो हमारे स्रोत इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, मूर्त विरासत और अमूर्त विरासत। टैंजिबल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। मूर्त विरासत मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे महाबोधि मंदिर, गोलघर या शेरशाह सूरी का मकबरा। बिल्कुल। या फिर नालंदा के खंडहर। मैं पहली बार जब नालंदा के खंडहरों में गई थी तो वहां की शांति और उन पत्थरों को देखकर ये कल्पना करना कि कभी यहाँ हजारों छात्र पढ़ते होंगे, वो अनुभव ही अलग था। ये सिर्फ रूइंस नहीं है। नहीं, ये एक जीवित एहसास है। और अमूर्त विरासत, वो जिसे हम जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते। जैसे बिहार के लोकगीत हो गए, छठ महापर्व है, यहाँ की भाषाएं और बोलियां हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार की मूर्त और अमूर्त विरासत एक दूसरे से गहराई से कैसे जुड़ी हुई है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, बोधगया का महाबोधि मंदिर जो मूर्त है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की कहानी कहता है, जो अमूर्त है। बिल्कुल। उसी तरह छठ पूजा जो अमूर्त है, उसका पूरा अनुष्ठान
नदियों और सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्रकृति का मूर्त रूप है। ये जुड़ाव ही बिहार की विरासत को इतना गहरा और जिंदा बनाता है। वाह, मतलब बिहार की विरासत सिर्फ किताबों या म्यूजियम में बंद नहीं है, इससे तो दुनिया के सबसे बड़े मंच पे पहचान मिली है। यूनेस्को ने भी इसके महत्व को माना है। ये तो हर बिहारी के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। नालंदा महाविहार के अवशेषों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर भी एक विश्व धरोहर स्थल है। तो ये एक तरह से वैश्विक स्वीकृति है। हाँ, कि ये धरोहर सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए प्रस्तावित किया गया है। हाँ, और अगर हम इस बात को बिगर पिक्चर में देखें तो ये बिहार की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। ये बताता है कि बिहार की विरासत का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि आज के दौर में भी है, वैश्विक है। इससे तो राज्य के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीति के बड़े अवसर खुल सकते हैं। बिल्कुल, इसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा को अगर हम परीक्षा के लिए कुछ की पॉइंट्स में समेटना चाहें, एक तरह से एक क्विक रिवीजन करते हैं। जरूर, ये अच्छी रणनीति है। तो कुछ परीक्षा उन्मुख वन लाइनर तथ्य जो हर एस्पिरेंट को याद होने चाहिए। बताइए। पहला, बिहार को बुद्ध और महावीर की भूमि के रूप में जाना जाता है। दूसरा, पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी थी। ठीक है। तीसरा, नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। चौथा, मिथिला क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और पांचवा, अंग क्षेत्र मंजूषा कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं। और सांस्कृतिक क्षेत्रों को याद रखने के लिए वो फॉर्मूला MMBA, मिथिला, मगध, भोजपुर, अंग। ये कुछ ऐसे ठोस तथ्य हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन एक भावी प्रशासक के तौर पर मैं चाहूंगी कि इन तथ्यों के पीछे की भावना को भी समझा जाए। जब आप अपनी जड़ों के गौरव को महसूस करते हैं तो आपके फैसलों में, आपकी नीतियों में एक अलग आत्मविश्वास और संवेदनशीलता झलकती है। सही कहा। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये बिहार के एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव है। बिल्कुल। बहुत ही प्रेरणादायक बात। और जैसा कि आपने कहा, ये तो बस शुरुआत है। बिहार संस्कृति और विरासत श्रृंखला की अगली कड़ी में हम बिहार के लोकगीतों, नृत्यों और त्योहारों की दुनिया में और भी गहराई से उतरेंगे। हाँ, अभी तो कई परतें खोलनी बाकी हैं। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, एक विचार जिस पर वे सोच सकते हैं। अपनी इस गहन सांस्कृतिक विरासत को समझकर बिहार के भविष्य के प्रशासक राज्य के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या नई और अनूठी रणनीतियां बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलते हैं।